हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 21 अगस्त 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, दिस इज माय 30th वीडियो and I just wanted to thank you guys because I wouldn't have come this far without your support. Definitely not. When you compare my channel, I sit at 327 subscribers right now as I record this video. So when you will compare my channel with other YouTubers or other people who work in this space, it might not look very great. But since I have seen zero and I sit at 327 today, I can compare myself, my own growth. Okay. So thank you so much, and if you want me to continue this initiative, please let me know. Please do that. आज की वीडियो पे प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, हाउ मच आर यू बेनिफिटिंग फ्रॉम इट, एंड stuff like that. Please let me know and please like the video. Please like the video. I seriously want कि ये चैनल नोटिस में आए ज़्यादा से ज़्यादा। 10-12 लाइक्स इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन दैट। एंड या दैट्स इट। ओके, सो सिंस इट्स संडे टुडे, तो आज तो इतना कोई एडिटोरियल वगैरह नहीं आता है, ना ही इंडियन एक्सप्रेस में ना ही द हिंदू में। तो आज का जो न्यूज़पेपर है वो बेसिकली एक FAQ सेक्शन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो अभी जितने भी आर्टिकल्स बाकी हैं, जो छोटे छोटे से आर्टिकल्स आए हैं न्यूज़पेपर में, उनको बहुत ही ब्रीफ रखने की कोशिश करूंगी एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। सी, आज जो FAQ सेक्शन में आया है वो जम्मू एंड कश्मीर में जो लोकल्स को भी अलाउ किया जा रहा है, जो नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनको अलाउ किया जा रहा है कि वो भी वोट कर सकते हैं, उस पर एक FAQ सेक्शन आया है। ठीक है, सो आई वुड नॉट कंस्ट्रेन माई एक्सप्लेनेशन टू दैट ओनली जो आज न्यूज़पेपर में आया है, बिकॉज आई नीड टू टेल यू अ लॉट मोर थिंग्स। आई नीड टू टेल यू वाई द ऑपोजिशन एंड जम्मू कश्मीरी people actually fear that this is going to be a Zionist movement. Zionist movement क्यों इसको माना जा रहा है? फिर एक रेफ्यूजीज पे आया है, क्योंकि आपको पता है रोहिंग्यास पे काफ़ी आजकल बातचीत चल रही है। तो मैं रोहिंग्यास की बताऊंगी कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, किन किन स्टेट्स में, किन किन कंट्रीज में, और मैं ये भी बताऊंगी कि हमने 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन क्यों नहीं ज्वाइन किया, व्हाट आर आर एप्रीहेंशंस। ओके, सो अ लॉट इज गोइंग टू बी in this video today, so please stay till the end, और आप प्लीज अच्छे से सुनिए एक एक वर्ड, फॉलो माई वर्ड्स वेरी डिलिजेंटली सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली। ओके, तो बाकी आर्टिकल्स क्योंकि ब्रीफ रहेंगे तो इसलिए मैं फटाफट से उनको डिस्कस करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वो जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो हमने देखा था पिछले 1-2 दिन से क्या चल रहा है कि मुंबई के एक पोर्ट पे हमें एक शिप मिली है। देखिए क्या हुआ है कि एक बोट मिली वहां पे हमें, तो उस बोट में AK-47 राइफल्स थे, 3 AK-47 राइफल्स थी और साथ में लाइव कार्ट्रिजेस भी थी। ठीक है, तो ये हमें कहाँ मिली है? ये हमें महाराष्ट्र के रायगढ़ कोस्ट पे मिली है। तो हमें ये 1-2 दिन पहले मिली। इस पे पहले तो कहा था, पहले मुंबई ने कहा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये कहा नहीं, इसमें लग तो नहीं रहा कि कोई टेरर एंगल इन्वॉल्व है ना। 1-2 दिन पहले उन्होंने ये कहा। क्यों? क्योंकि इसमें एक सिविलियन की ही वो लग रही थी, एक ऑस्ट्रेलियन इंसान की, एक वाइफ के हस्बैंड की, यानी कि एक लड़की जिनके हस्बैंड उसमें थे ऐसा माना जा रहा था, और जो रेस्क्यू टीम उनको भेजी जाएगी उनको रेस्क्यू करने के लिए, ये सब बातें चल रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जस्ट इसके मिलने के 1-2 दिन बाद मुंबई पुलिस ने मैसेजेस रिसीव किए हैं व्हाट्सएप पे, जो उनको थ्रेटन कर रहे हैं कि ये इट इज गोइंग टू बी लाइक अ 26/11 अटैक। देखिए क्यों 26/11 का जो अटैक हुआ था, उधर भी जब टेररिस्ट आए थे वो रायगढ़ कोस्ट के माध्यम से ही आए थे। दे टुक टू द सी चैनल ओनली। यू मस्ट रिमेंबर दिस। इफ यू रीड इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ इंडिया, यू विल ऑलवेज रीड दिस 26/11 मॉडल। उसी के बाद हमने बहुत कुछ चेंज करना स्टार्ट किया था, अपनी नेवी को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करना शुरू किया था, बहुत कुछ ऐसा हुआ था 26/11 अटैक्स के बाद। ठीक है, तो इस व्हाट्सएप मैसेजेस में जो मुंबई पुलिस को मिली है उसमें जो टेररिस्ट थे, जो 26/11 के टेररिस्ट थे, जैसे अजमल कसाब, और जो अभी जिनको एक ड्रोन अटैक में मारा गया है, एक
ये जो यूएसए ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था, अलकायदा के जो लीडर है अयमान अल जवाहिरी, उनका भी उस मैसेज में वर्णन है, ठीक है। और उन्होंने यही कहा है कि उनके अभी वो नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके एड्स नहीं है, हम अभी जिंदा हैं, हम बहुत तरह के हमारे लोग आप ही की कंट्री में फैले भी हुए हैं और हम इतना भयानक अटैक करेंगे कि पूरी सिटी उड़ जाएगी। सो यू नो हेंस a terror angle is involved, we can say that, okay। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए ये जो स्टार्टिंग के आर्टिकल्स हैं वो शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इनको ब्रीफ रखूंगी। सो यू मस्ट लिसन टू मी बहुत केयरफुली, ताकि आपको जल्दी से सब कुछ समझ आ जाए। ओके अभी ये जो आर्टिकल है इसमें क्या हुआ है कि एक स्टडी कंडक्ट की गई थी। देखिए वार्निंग लेबल मोस्ट इफेक्टिव इन आइडेंटिफाइंग हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स। मतलब इसमें क्या हुआ था कि एक जर्नल है जिसका नाम है न्यूट्रिएंट्स, उसमें एक स्टडी पोस्ट हुई जिसमें क्या हुआ था ना, वो स्टडी स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड है, क्योंकि 6 स्टेट्स जो इंडिया की हैं उसी का सैंपल्स दिया गया था, उन्हीं के अडल्ट्स पे कंडक्ट की गई। उसमें क्या हुआ ना, पार्टिसिपेंट्स को 5 तरह के लेबल्स दिखाए गए, मतलब फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग, जो खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पैकेज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी जो फ्रंट पैकिंग होती है वो दिखाई गई, ठीक है। और देखिए हेल्थ कितना ज़्यादा लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये FSSAI वो करती है डिटरमाइन। मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो उसके लिए जैसे हम देखते हैं टोबैको पे लिखा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है, और बहुत कुछ लिखा होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स लिखे होते हैं, इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। किस तरह की लेबल ऐसी होती है जो सच में लोगों को हेल्दी चॉइसेस मेक करने में हेल्प करती है, ये इस स्टडी का पर्पस था। कौन सा तरह का वार्निंग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, तो इसमें 5 तरह के सैंपल्स इन्होंने लिए थे, देखते हैं उसमें से कौन सा आया। इन्होंने सोचा जैसे एक था कंट्रोल लेबल जिसमें बारकोड था, है ना, बारकोड देखते हैं कितना मतलब इफेक्टिव हो सकता है हेल्दी चॉइस मेकिंग में। फिर उसके बाद एक था न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक वार्निंग लेबल, जिसमें एक ऑक्टेगन सिंबल बना होगा जिसके अंदर बताया जाएगा ये प्रोडक्ट पर्टिकुलरली हाई है सॉल्ट में, शुगर में, सैचुरेटेड फैट में। फिर एक था हेल्थ स्टार रेटिंग, ठीक है। हेल्थ स्टार, देखिए हेल्थ स्टार रेटिंग तो जो हमारा ये जो FSSAI है ना, कि हेल्थ स्टार रेटिंग के ऊपर ड्राफ्ट गाइडलाइंस भी लेके आने वाला है इस महीने के एंड तक, क्योंकि ये फेवर करता है इसको। लेकिन ये स्टडी कुछ और ही दिखाती है, ये स्टडी दिखाती है कि इन तरह की जो बाकी चीज़ें हमने काफ़ी टेस्ट की, उसमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कुछ है तो वो वार्निंग लेबल है, यानी कि न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक वार्निंग लेबल। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली लोगों ने जो हेल्दी चॉइस मेकिंग की वो इसके बेसिस पे की, उन्हें इससे ज़्यादा समझ आया है कि इन तरह के प्रोडक्ट्स लेने हैं, इन तरह के प्रोडक्ट्स नहीं लेने। ओके, तो ये इस स्टडी का कहना था। अब देखिए आपको ना 4-5 चीज़ें FSSAI के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। the acronym itself is very confusing। तो इसमें क्या है, ये एक ऑटोनमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। देखिए अगर मैंने कहा स्टैट्यूटरी बॉडी तो इसका कोई स्टैट्यूट होगा, कोई एक्ट के अंदर इसे एस्टैब्लिश किया गया होगा। तो इसका एक्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। ये किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आती है? इट कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ठीक है। देखिए जब 2006 में ये एक्ट आया था ना, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स वाला एक्ट आया था जब 2006 में, तो इससे पहले क्या मतलब फूड रेगुलेट ही नहीं हुआ करता था, मतलब जिसमें फूड का हेल्थ एंगल या फिर किस तरह की एडल्टरिंग हो रही है ये कभी उससे पहले ध्यान ही नहीं दिया जाता, ऐसा नहीं है। जब ये एक्ट आया था इसने रिप्लेस कर दिया था उन सारे एक्ट्स और कंसोलिडेट कर दिया था एक ही एक्ट में, जो FSSAI है 2006। क्योंकि इससे पहले जो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट था 1954, फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973, इन तरह के जितने भी और थे, एडिबल ऑयल्स के ऊपर एक ऑर्डर था, इन तरह को कंसोलिडेट कर दिया था, रिप्लेस करके एक सिंगल एक्ट आ गया था, ठीक है। फिर 2006 में जब ये एक्ट आया तो 2008 में बनाएगी ये अथॉरिटी FSSAI। ओके, तो 2008 में जब इसे बना दी तो इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे वो 2011 में नोटिफाई किए गए थे। अब देखिए मैं कह रही हूँ कि 7 की प्रोसेसेस हैं जो ये बॉडी अंडरटेक करती है, फॉलो करती है, ठीक है। अब कौन से ऐसे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, ये स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं कि फूड प्रोडक्ट का बेयर मिनिमम किस तरह का स्टैंडर्ड होना चाहिए, किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 2, ये डेवलप करते हैं सेफ फूड प्रैक्टिसेस, क्या सेफ फूड प्रैक्टिसेस होती हैं, किस तरह में ट्रांस फैट कम हो, एकदम प्रोपोर्शनेट मील किस तरह की होती है। नंबर 3, ये फूड बिजनेसेस को लाइसेंस प्रोवाइड करता है।
नंबर 4, ये इंश्योर करता है कि जितने भी आप बिजनेसेस के, फूड बिजनेसेस के, मैन्युफैक्चरर्स के, प्रोडक्ट्स के, पैकेजिंग कंपनीज के, उन पे जितनी भी इंस्पेक्शंस होती हैं वो इंस्पेक्शन से कतराए ना, उससे कंप्लाई करें। अगर उनको कोई डायरेक्शन दी जाती है वो उसको कंप्लायंस दिखाए, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, ये करते हैं, अब देखिए स्टैंडर्ड सेटिंग तो करते ही हैं, लेकिन फिर टेस्ट भी करते हैं फूड को, यही मार्क देते हैं कि आप उन स्टैंडर्ड्स को मैच करते हो। तो टेस्टिंग इज ऑल्सो देयर फंक्शन ओनली। फिर ये क्या करते हैं, फिर ये क्या करते हैं, ये सिटीजन्स आउटरीच अंडरटेक करते हैं, मतलब सिटीजन्स को बताना इनका फर्ज है, उसकी पब्लिसिटी करना, अवेयरनेस फैलाना कि इन तरह के, जैसे अगर ये बाय चांस ये हेल्थ रेटिंग्स लेके आएंगे, हेल्थ स्टार रेटिंग, तो इसकी पब्लिसिटी करना बहुत जरूरी है, इसकी एड जाएंगी, पैकेजेस पे लिखा होगा कि मेक बेटर फूड चॉइसेस, मेक हेल्दी फूड चॉइसेस, इन तरह की बातें बताना, लोगों को ये बताना कि इसमें शुगर ज़्यादा है, इसमें सॉल्ट ज़्यादा है, डायबिटीज़ के लिए ये सही है, ये इनका काम है, ठीक है। और क्या करते हैं, ये ट्रेन और कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं इन तरह के रजीम्स में। जैसे कंपनीज को कोई बाहर से आई है, उनको पर्टिकुलरली बताना कि ये, उनके लिए कुछ वीडियोस बनाई होती हैं इन्होंने, पता है आपको कि हमारे यहाँ पे इन तरह का वो प्रोविजंस फॉलो करते हैं, तो आप इन तरह के स्टैंडर्ड्स को ओब्लाइज करने के लिए ये सब कुछ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ है, ये आपके एथिक्स की पर्सपेक्टिव से भी और वैसे भी आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि सोसाइटी में क्या चलता है। देखिए क्या हुआ है, एक विलेज के हेड है, उन्होंने क्या किया, एक दलित यूथ को, मतलब ये मैं कहाँ की बात बता रही हूँ, ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के डिस्ट्रिक्ट की बात बता रही हूँ, एक ताजपुर विलेज है वहाँ पे, उधर का जो विलेज हेड है ताजपुर विलेज के, उन्होंने क्या किया, एक दलित यूथ को काफी ज्यादा चप्पल से मारा, अपने स्लिपर्स से मारा, और ये वीडियो वायरल हो गई सोशल मीडिया पे। अब देखिए इस बच्चे को, इस यूथ को, इस यंग इंसान को क्यों मारा गया, क्योंकि ये जो विलेज हेड है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, बहुत सारे अब्यूज किया था एक और दलित लीडर को, जो ब्लॉक लेवल के दलित लीडर थे। तो जब उन्होंने अब्यूज किया था इस ब्लॉक लेवल के दलित लीडर को, तो ये जो यूथ है जिनको स्लिपर से मारा गया है, इन्होंने बस अपने ही किसी एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप पे उससे रिलेटेड वो किया था, मतलब कंडेम किया था कि ये सही नहीं हुआ भाई, ये सब कुछ बोला था। तो गलती से और पता नहीं कहाँ से इनको पता चल गया, मिस्टर मोहन यानी कि जो विलेज हेड है उनको पता चल गया, और he got very angry and he actually thrashed him and threatened to kill him. So you must टेक नोट ऑफ सच इंसिडेंट्स, क्योंकि ये सही नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो जस्ट कीप एन आई ऑन ऑल ऑफ दिस कि कैसा अभी भी इन तरह का डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता है। ओके, फेडरलिज्म अप्लाइज टू जुडिशरी टू। ओके, देखिए फेडरलिज्म क्या होता है आपको पता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंटर और स्टेट लेवल पे। वैसे तो 3 स्तरों पे होती है, 3 टियर होता है, सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। बट अगर हम यूजुअली देखें लोकल गवर्नमेंट्स के पास जो पावर है, इट इज़ फॉर नेम से, क्योंकि वो इतने तरह के लॉज वगैरह नहीं फॉर्मुलेट कर सकते, तो हम जनरली कहते हैं कि 2 स्तरों पे, सेंटर और स्टेट्स, उन पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है। आई से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, नॉट डिविजन ऑफ पावर। डिविजन ऑफ पावर होता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। यू मस्ट रिमेंबर दिस। देखिए मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ ये सरकारों तक सीमित नहीं है, जुडिशरी पे भी लागू होता है। अब देखिए इन्होंने ऐसा क्यों कहा, इन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कर्नाटका में एक बेंगलुरु का एक कॉलेज है, ठीक है, वो आता है देखिए उससे रिलेटेड एक डिस्प्यूट है, बेंगलुरु के उस कॉलेज से रिलेटेड डिस्प्यूट है कि वो रिमूव होना चाहते हैं। देखिए वो उनका जो कंट्रोल है ना, इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी विच इज इन चेन्नई, ठीक है। वो चेन्नई में एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, जो बेंगलुरु का कॉलेज है वो उसके अंडर आता है, उसके परव्यू के अंडर। अभी आना चाहिए नहीं आना चाहिए, उस परव्यू से निकल के वो कर्नाटका में जाना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा। तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है ये इस जगह राइट है कि वो कर्नाटका हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, ना कि मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। क्योंकि कौन अंडर परव्यू आ रहा है, कौन अंडर कंट्रोल आ रहा है, बेंगलुरु का कॉलेज, उसको रिमूव करना या ना करना
बेंगलुरु का ही कोर्ट यानी कि कर्नाटका का ही हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, ना कि चेन्नई का या कि मद्रास का हाई कोर्ट। देखिए आपको मैं बता दूं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी क्या होता है, कभी आपने सोचा है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, हम बहुत बारी पढ़ते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। देखिए जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होती है ना, वो ना तो प्रॉपरली प्राइवेट होती है, ना ही प्रॉपरली गवर्नमेंट होती है, इट इज सेमाई समथिंग। ओके, इसको क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि ये रिकग्नाइज तो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ही करती है इसको, लेकिन रिकग्निशन के बावजूद दे आर केपेबल ऑफ हैविंग देयर ओन सिलेबस, कोर्स ड्यूरेशन, फी स्ट्रक्चर, और अपनी ही नाम पे ये डिग्री भी दे सकते हैं, मतलब अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे। ठीक है, तो इन तरह की, क्योंकि इनके पास पावर्स है अपना फीस खुद डिसाइड करना, ये सब कुछ करना, सिलेबस खुद बनाना, तो इसीलिए ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। इट इज नॉट अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्रॉपरली एंड नॉट इवन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ओके, हिमाचल प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर से स्टडी। देखिए इससे रिलेटेड इंडियन एक्सप्रेस में आपको बताती हूँ, आपको बहुत पता होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हम पिछले कल रात से यही देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड्स बहुत ज़्यादा, हिमाचल प्रदेश इज़ एक्चुअली वेरी प्रोन टू इट। अब इसमें 22 लोगों की जान गई है। क्यों? क्योंकि एक ब्रिज था हिमाचल और पंजाब के ट्रेन रूट पे, जो ब्रिज जिससे वो जाया करता था, वो कोलैप्स हो गया है। कहाँ पे? चक्की रिवर पे। चक्की रिवर एक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बसी है, क्योंकि चक्की रिवर में फ्लैश फ्लड आ गई। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कि लैंडस्लाइड क्या होता है और फ्लैश फ्लड क्या होता है, आप अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, तो इसमें बस यही, और ये जो 22 लोग थे, इसमें से जो 8 लोग थे वो एक ही परिवार को बिलोंग करते थे। आप सोचिए, मतलब इसके लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माउंटेनियस रीजन्स में जितना ज़्यादा एक्सप्लोसिवली कंस्ट्रक्शन बढ़ता रहेगा, उतना गलत है उनकी इकोलॉजी के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स या कुछ भी तरह की चीज़ें, हम देखते हैं, हमने लास्ट ईयर उत्तराखंड में देखा था कितने लोगों की जान गई थी। मतलब वी हैव टू थिंक अबाउट इट। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, गवर्नमेंट है, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट की होड़ में इकोलॉजी को इन्फ्रिंज करना, देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस, आई बिलीव। और हिमाचल प्रदेश में देखिए एक स्टडी हुई, जैसे कि हम देखते हैं कि नेशनल स्तर पे इन्वायरमेंट रिपोर्ट्स आती हैं, वैसे ही स्टेट के लेवल पे भी आती हैं। वैसे ही हिमाचल प्रदेश के जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने निकाली है स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट। उनका ये कहना है कि जो वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो लैंड स्लिप्स, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स, एवलांचेस, ड्राउट्स हर साल जो हो रहे हैं, वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गए हैं, एंड इट इज़ डेफिनेटली अ मैटर ऑफ इमीडिएट कंसर्न। वो बहुत ज़्यादा कंपाउंड हो गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं पहले से, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर के बन चुके हैं, और इनके साथ डील करना बहुत ज़रूरी है। देखिए जो हिमाचल प्रदेश की लैंड का 58.36% ऑफ द लैंड है वहाँ पे, it is subjected to intense soil erosion. ओके, और जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो आइडेंटिफाई करती है 33 टाइप्स ऑफ हजार्ड्स को, जिसमें से 25 तो हिमाचल प्रदेश में आए दिन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इट इज सो वल्नरेबल टू दीज काइंड्स ऑफ डिजास्टर्स। ओके, तो देखिए, और साथ साथ में जब ये चल ही रहा है, ऑलरेडी उनकी मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी इतनी वल्नरेबल है, इतनी प्रोन है इन डिजास्टर, साथ में क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। क्लाइमेट चेंज में तो पूरा संसार ही आ रहा है ना। फिर साथ में एक और चीज़ है वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस रिपोर्ट का कहना है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। देखिए ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, कैसे जैसे जैसे आप पता है क्या करोगे। देखिए कोरोना वायरस इज एन एपिटमी ऑफ दिस थिंग, मतलब एकदम बेस्ट एग्जांपल है इस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का। आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आप समझोगे वो कैसे वाइल्ड लाइफ है, वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और कैसे हुआ ऐसा। देखिए आप जितना ज़्यादा फॉरेस्ट को कट कर करके घर बनाओगे, रिजॉर्ट्स बनाओगे, डेवलपमेंट करोगे, जो भी करोगे, आप कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ का घर छीन रहे हो, राइट? वाइल्ड लाइफ का घर छीन रहे हो, वो कहाँ जाएंगे? उनको तो जीना ही है, तो फिर वो क्या करेंगे? आपके घरों के पास आएंगे। जब आप उनके इन्वायरमेंट में घुस रहे हो, आपकी उनके नीश में जाके रहने लग पड़ते हो, तो वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो वहीं रहेंगे ना आपके साथ ही। और दोनों जब साथ में रह ही नहीं सकते, वो अच्छे भले वाइल्ड में रह रहे थे, आपने उसको काट के अपनी जगह बना ली, तो वो आपको परेशान ही करेंगे ना। आप देखते हैं बहुत बारी गुड़गांव और कितनी सारी जगहों के जो लोकल न्यूज़पेपर्स होती हैं, वो दिखाती हैं कि वहाँ पे कभी कभी जो वो होता है, कभी कभी जो लायन वगैरह, लायन तो नहीं, व्हाट इज इट कॉल्ड, मतलब चीता, नो नॉट इवन चीता, लेपर्ड्स कभी कभी देखने के लिए मिल जाते हैं। इनफैक्ट गुड़गांव में तो अभी बहुत रिसेंटली आई वाज रीडिंग अ केस जहाँ पे घर के बाहर आके बैठ गया था एक ऐसा लेपर्ड। तो
होएगा ही ना, जब आप इतना ज्यादा डीएलएफ फ्लैट्स ये वो करो, फिर कंस्ट्रक्शन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को आपने कोई मेजर्स बनाए नहीं कि इनको कैसे डील करेंगे, ये तो आपके दिमाग में ही नहीं आएगा, तो ये तो होगा ही। तो बस इन्होंने स्पेसिफिकली कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में कहा है कि जैसे चंबा, किन्नौर, कुल्लू, ये काफ़ी ज़्यादा शिमला, ये बहुत ही वेरी हाई वालनरेबल रिस्क स्टेटस में लाई करते हैं। अब देखिए ये सब हमने जान लिया, हमें सबसे पहले देखना है लैंडस्लाइड क्या होता है। देखिए लैंडस्लाइड क्या होता है ना, it is actually defined as the movement of a mass of rock, debris or earth down a slope। ठीक है, आपको मैं बताती हूँ मास वेस्टिंग। मैं कह रही हूँ लैंडस्लाइड एक टाइप है मास वेस्टिंग का, लेकिन उससे पहले मुझे जानना है मास वेस्टिंग क्या होता है। देखिए मास वेस्टिंग किसी भी तरह की डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉइल या रॉक होती है, जो क्यों होती है, क्योंकि जो सॉइल है, जो रॉक्स हैं, जो डेब्रीज हैं, दे कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी आपको पता है जो डाउनवर्ड पुल होता है अर्थ के अंदर, राइट, उसके इन्फ्लुएंस में आके अगर कोई भी एक स्लोप है, ठीक है, एक कोई भी जो स्लोप होगा, एक इंक्लिनेशन होगी उस पर, अगर बाई चांस वो लूज है उसकी रॉक्स या कुछ भी है, वो पूरा का पूरा फॉल कर जाएगा। मास क्या होता है, बल्क में बहुत सारे रॉक्स का, डेबरीज का ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे गिरना इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। और लैंडस्लाइड में स्लोप वर्ड मूवमेंट बहुत जरूरी है, एक स्लोप होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब देखिए मास ही क्यों, एक मास को ही लैंडस्लाइड बोला जा सकता है। आप कभी भी अगर आप पहाड़ों पे जाते हैं तो आप खड़े हैं तो कभी कभी छोटे छोटे पत्थर भी गिरते रहते हैं नीचे रोल हो के, पर वो तो मास नहीं है, वो तो एक इंडिविजुअल कुछ कुछ होना अलग बात है। लेकिन लैंडस्लाइड, इफ लैंडस्लाइड हैज टू अकर, इट हैज टू बी अ मास मूवमेंट। ओके, तो अब अगर हम बात करें कि लैंडस्लाइड्स का कॉज क्या है, ये क्यों होते हैं। देखिए 3 मेजर फैक्टर्स हैं लैंडस्लाइड्स के पीछे होने के। One is geology, second is morphology, and third is human activity. Now, what is geology? Geology refers to the characteristics of the material. मतलब कैरेक्टरिस्टिक इन द सेंस जो लैंड है, जो सरफेस है, उसके अंदर जिस तरह का लैंड है, क्या पता वो फ्रैक्चर्ड हो, ठीक है, और उसका जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, लैंड में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है ऑब्वियसली नीचे तक जो जा रही हैं, हर लेयर की अपनी एक स्ट्रेंथ है, हर लेयर की अपने लेवल की स्टिफनेस है, कोई लूज है, कोई बहुत टाइट है, कोई स्टिफ है, कोई फ्रैक्चर्ड है ना। तो आप समझ रहे हो कितना ज्यादा अजीब सा वो क्रिएट हो गया, एक सॉलिड फ्रिक्शन तो प्रोवाइड हो ही नहीं पा रही ना। तो इस वजह से लैंडस्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ग्रेविटेशनल पुल यानी कि डाउनवर्ड पुल को कॉम्पनसेट करने का मौका मिल जाता है उनके स्टेबलाइजिंग फैक्टर को। दूसरा मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंड। मतलब स्ट्रक्चर इन द सेंस जो स्लोप्स हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल उन पे वेजिटेशन हुआ करती थी, लेकिन वो वेजिटेशन क्या हुआ, वो वेजिटेशन फायर या ड्राउट की वजह से खत्म हो गई, है ना, तो इट बिकम्स मोर वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स, क्योंकि वेजिटेशन क्या करती थी, इट वाज होल्डिंग द सॉइल इन प्लेस, and without the root systems of trees, bushes and other plants, the land is more likely to slide away, and definitely so। तो इस तरह की मॉर्फोलॉजी को भी काफी ज्यादा कॉज माना जाता है। फिर आता है ह्यूमन एक्टिविटी। आई थिंक एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स तो सबसे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं आज के टाइम पे इन कॉजेज में। इसमें जैसे एग्रीकल्चर या फिर बहुत ज्यादा हेवी कंस्ट्रक्शन होना, डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन मेरे को लगता है सबसे बड़ा एक फैक्टर है। और ऑब्वियसली जुम कल्टीवेशन वगैरह जैसी चीजें, क्योंकि उसमें स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में क्या होता है ना, अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखा है कि वो पहले बर्न कर देते हैं, मतलब उगा के फिर पहले बर्न कर देते हैं, वेजिटेशन का लॉस हो गया, फिर सॉइल को होल्ड कौन करेगा, ऑब्वियसली दे बिकम मोर प्रोन टू स्लाइड डाउन। ओके, अगर हम बात करें कि इसको फिर रोका कैसे जा सकता है, मिटिगेशन स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं लैंडस्लाइड को रोकने के लिए। देखिए सबसे पहले तो आप कंस्ट्रक्शन पे थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करिए, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे थोड़ा सा रोक लगाइए, जैसे रोड्स, डैम्स, दे कैन स्टॉप, दे कैन वेट, राइट, इनफैक्ट वेट क्या, जरूरी ही क्यों है हर जगह पे इस तरह की चीजें करना, ठीक है, उनको भी हक है डेवलपमेंट का, पर उसके और भी तरीके हैं, और सबसे फिर चीज है, एग्रीकल्चर जो है, दे शुड बी लिमिटेड ओनली टू वैलीज एंड एरियाज विद मॉडरेट स्लोप्स। बहुत ज्यादा जहाँ पे इंक्लिनेशन है वहां पे एग्रीकल्चर अंडरटेक करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा लार्ज सेटलमेंट्स को रोकना चाहिए, और एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज को बहुत प्रमोट करना चाहिए, और टेरेस फार्मिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेरेस फार्मिंग करिए, आप अपने घर के ऊपर टेरेस फार्मिंग करिए। आप जो खाली जो वहाँ पे एरिया है, अगर घरों के बाहर आपके वो बहुत सारा ग्राउंड है, तो वहाँ पे टेरेस फार्मिंग अंडरटेक करिए, नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स में बाकी, ताकि जो सॉइल है वो अपनी प्लेस पे
होल्ड की जा सके, ठीक है। अब फ्लैश फ्लड्स क्या होता है, देखिए फ्लैश फ्लड्स आर सडन सर्जेस इन वाटर लेवल्स जनरली ड्यूरिंग और फॉलोइंग एन इंटेंस स्पेल ऑफ रेन। अभी ये जो चक्की रिवर मैंने डिस्कस की थी उसमें यही हुआ था। देखिए बहुत ही लोकलाइज्ड इवेंट होता है। जब फ्लड की बात करते हैं ना, तो फ्लड काफी, जैसे सुनामी के टाइम पे जो इंडियन ओशन सुनामी 2004 में आई थी, उसका जो कवरेज था वो बहुत बड़ा था, और वो सिर्फ एक छोटी सी नहर में फ्लड नहीं आ रही थी। लेकिन फ्लैश फ्लड्स में एक्चुअली होता है, एक छोटा सा पॉन्ड है, एक छोटी सी लेक है, एक छोटी सी मतलब कोई इनलेट है या फिर आउटलेट है वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां पे अचानक से बहुत ज्यादा पानी बढ़ जाना। और पानी अचानक से क्यों बढ़ेगा, जहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी रेन्स आएंगी। वहीं यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे बहुत हैवी रेन्स आई, चक्की रिवर में बहुत ज्यादा अचानक से ओवरफ्लो कर गया पानी और फ्लैश फ्लड्स आ गई, ठीक है। सो इट इज अ वेरी लोकलाइज्ड इवेंट ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत ही छोटे टाइम के लिए होता है। और जो यू नो इसका जो एक टाइम पीरियड है कि 6 आवर्स का टाइम पीरियड होता है बिटवीन द अकरेंस ऑफ रेनफॉल एंड पीक फ्लड। मतलब आप सोचिए ऑलरेडी एक छोटा सा पॉन्ड है, ऑलरेडी अपनी फ्लो के एज पे होता है वो, थोड़ी सी भी उसमें ज़्यादा डल गई, रेन का पानी बहुत ज़्यादा डल गया, वो ओवरफ्लो कर ही जाएगा। तो यही होता है। तो इट इज़ दैट। और पता है ये, और इसकी सिचुएशन वर्सन कैसे हो सकती है, अगर चोक्ड ड्रेन लाइन्स हो उस एरिया में, है ना, स्पेशली उस डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वाटर एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ढंग से यहाँ पे काम ना कर रहा हो। तो अगर हम इसकी कॉजेज की बात करें तो इसका डेफिनेट कॉज है हेवी रेन एसोसिएटेड विद अ सीवियर थंडरस्टॉर्म, ठीक है। मेनली यही होता है, या फिर अगर डैम ब्रेक हो जाए, मड स्लाइड्स हो जाए, डैम ब्रेक भी होते हैं, जैसे छोटे छोटे आपको पता है ना नेचुरल डैम्स भी होते हैं, आपको पता होगा। तो नेचुरल डैम्स अगर ब्रेक हो जाए, वो ओवरफ्लो कर जाए, या फिर वॉल्केनोज अगर आए, वॉल्केनोज के बाद भी इरप्शन हुआ, फिर उसके बाद ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए, तो इंटेंस हीट हुई, तो जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर मेनली आपको ये याद रखना है कि बहुत ही हैवी स्पेल ऑफ रेन ही इसका मेन रीज़न होता है। Okay, so let's move on to the next article. Government maintaining vigil on China ship. देखिए हमारे यहाँ के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उन्होंने ये कहा है कि हम बहुत अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं वो जो चाइना की शिप युआन वांग 5 श्रीलंका के हम्बन टोटा पोर्ट पे आई है। सो अगर कोई भी स्टेप्स होंगे तो मैं उनको हम बहुत ही डिलीजेंटली लेंगे। सो नोबडी हैज गॉट टू वरी अबाउट इट। देखिए लेकिन यहाँ पे फिर सेम एक और आर्टिकल आया है जिसमें श्रीलंका ने कहा है कि इंडिया अंडरस्टैंड्स आवर सिचुएशन। देखिए मैंने कम से कम 5-6 बार अभी तक आपको सिचुएशन कैसे इवॉल्व हुई है इस चाइनीज वेसल से रिलेटेड, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो उसमें मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि हमने क्या किया, हमने वार्निंग दी कि हम बिल्कुल ही, वार्निंग क्या बस हमने अपना कंसर्न व्यक्त किया कि हम काफ़ी ज़्यादा वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन, अगर हमारे ये सिक्योरिटी कंसर्न्स को इन्फ्रिंज करती है काफ़ी, ये सब कुछ हमने बोला, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, श्रीलंका ने बोला कि हाँ हम डेफर कर देते हैं टिल फर्दर कंसल्टेशंस, जब तक हम सारी पार्टीज इन्वॉल्व के साथ इस चीज़ पे बातचीत नहीं कर लेते तब तक वो हम्बन टोटा पोर्ट पे नहीं आ सकती। फिर चाइना ने बोला कि इंडिया बेफालतू इंटरफेयर कर रहा है इंडिया और श्रीलंका के नॉर्मल रिलेशंस में। फिर उसके बाद क्या हुआ, इतना कुछ हो गया, फिर अगले दिन क्या हुआ, श्रीलंका ने बोला ठीक है आप अगस्त पहले 11 को आ रहे थे, आप अगस्त 16 को आ जाइए और डॉक करिए, यहाँ पे रिफ्यूल करिए, जो भी आप काम के लिए आए हैं आप करिए, ठीक है। तो फिर ऐसा हो गया। और सबसे पहली बात है सर्वेलेंस वेसल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वेसल नहीं है, ओके। ये सब कुछ हो गया, लेकिन अगले दिन ही हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे था, जिस दिन उन्होंने न्यूज़ में दिया कि आप अगस्त 16 को आ सकते हैं, उसके अगले दिन ये था। हमने क्या किया, श्रीलंका हमसे पिछले 2 सालों से डॉर्नियर एयरक्राफ्ट मांग रहा था। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट क्या है, एक 17 सीटर पैसेंजर एयरक्राफ्ट है जो हम उड़े देश का आम नागरिक, अगर आपको एक स्कीम पता है जो काफ़ी ज़्यादा फीजिबल और अफोर्डेबल बनाना चाहता है फ्लाइट्स को, एयर ट्रेवल को, छोटे छोटे टाउन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये सब कुछ रिमोट एरियाज को कनेक्ट करना, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे क्लाउड सीडिंग, रेनफॉल लाना, आर्टिफिशियल वगैरह ये सब। तो हमने उनको वो गिफ्ट किया, जिससे ये पता चलता है कि अभी कल तक तो हम इतने कंसर्न थे, तो फिर उन्होंने, श्रीलंका ने, इससे ये पता चलता है कि हमें, हाँ हमसे कंसल्ट किया गया है। जब श्रीलंका ने उनको अप्रूवल दिया था अपनी शिप को लेके आने का, तो श्रीलंका ने डिप्लोमेटिक लेवल पे ये कहा था कि हमने सारी पार्टीज कंसर्न के साथ हाईएस्ट लेवल पे कंसल्टेशन कर ली है और उसके बाद ही हम डिसीजन दे रहे हैं। तो तब सब कंफ्यूज थे, कब हुआ, इंडिया तो कल तक अपने कंसर्न्स व्यक्त कर रहा था, आज ये कैसे हो गया। तो जिससे ये पता चलता है कि हाँ हमारे साथ कंसल्टेशन हुई थी। अब यही श्रीलंका ने आज कहा है
कि इंडिया ने हमेशा हमें समझा है और हमें पता है कि वो हमारी सिचुएशन को समझते हैं। हमने इतना ज़्यादा लोन लिया हुआ है उनसे, चाइना से, कि हम अगर बाई चांस उनके अगेंस्ट चले गए, वो हम पहले ही बर्बाद है। यहाँ के लोग, खाना नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, हम तो और बर्बाद हो जाएंगे। तो इंडिया डेफिनेटली समझता है इस सिचुएशन को, इससे ये पता चलता है, ठीक है। सो इंडिया इज वेरी नाइस विद आवर नेबर्स, बट आई समटाइम्स डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इज दैट नेवर रेसिप्रोकेटेड बाय आवर नेबर्स एज वेल। मॉडल निकाहनामा रिमेन्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, देखिए क्या हुआ था, आपको पता है तलाक बिद्दत के बारे में मैंने बहुत ही बार डिस्कस किया है, ट्रिपल तलाक और ये सब। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो में काफ़ी इसके अगेंस्ट कौन लोग हैं, इसके फेवर में कौन लोग हैं, ये सब कुछ डिस्कस किया है, क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो फिर जब ये केस आया था, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, तो उसके बाद उस टाइम पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये प्लेज किया था कि हम क्या करेंगे, हम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को, यानी कि तलाक बिद्दत को प्रोहिबिट करने के लिए एक प्रोविजन डालेंगे, एक मॉडल निकाहनामा बनाएंगे। मतलब एक मॉडल, वो किस तरह से सोलमाइज की जाएगी एक मुस्लिम मैरिज, उसमें ये चीज़ हम इंसर्ट करेंगे कि कभी भी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से तलाक नहीं दिया जा सकता, ठीक है। और हम क्या करेंगे, ये मॉडल निकाहनामा जो होगा कि हम काजीज को है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जितने भी काजीज ही सोलमाइज करते हैं ना मुस्लिम मैरिज को, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखिए 5 साल इस बात को हो चुके हैं, वर्क इज अंडर द प्रोसेस, पर अभी तक दूर दूर तक पता नहीं है कि कब फाइनलाइज होगा मॉडल निकाहनामा। सो दिस वाज ऑल आई हैड टू टेल यू। ओके, यूक्रेन वॉर इंक्रीज इन ट्रस्ट इन रशियन वेपन्स। देखिए रशियन ऑफिशियल्स का ये कहना है कि जो इंडिया को अभी रिसेंटली एग्जेम्पशन मिली यूएस हाउस द्वारा कि हम पे काटसा नहीं लगेगी, काटसा यानी कि काउंटरिंग अमेरिका एज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जिसके अंदर यूएसए ये कहता है कोई भी इंपोर्ट्स करेगा और अगर सिक्योरिटी रिलेशंस रखेगा किनके साथ, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, इन कंट्रीज के साथ अगर कोई भी करेगा, तो वो कंट्री भी हमारे सैंक्शंस के अंडर आ जाएगी। हम उनको एग्जैक्टली वैसा ट्रीट करेंगे जैसा हम ईरान, रशिया, ऐसी कंट्रीज को करते हैं, वो भी हमारे लिए एक रोग स्टेट ही होंगी। लेकिन आपको पता है इंडिया और रशिया के तो काफ़ी अच्छे डिफेंस रिलेशंस हैं, और हम S-400 डील भी उनके साथ साइन कर चुके हैं, और उनका जो डिलीवरी है वो भी होने वाली है, इट इज़ अंडर वे एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर इसका मतलब ये है कि यूएस के हाउस ने हमें एग्जेम्पशन दी है कि हम पे कोई ऐसी सैंक्शन नहीं लगेगी। अब देखिए रशिया का ये कहना है कि ये चीज़ कन्विंस करती है और भी इंटरनेशनल कस्टमर्स को, जो सैंक्शंस को लेकर काफ़ी डरे रहते हैं कि अगर वो रशियन इक्विपमेंट को खरीद लेंगे तो उन पर सैंक्शंस लग जाएगी। लेकिन इंडिया का ये खरीदना उनको प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से देखिए रशिया क्या कहता है, यूक्रेन इन्वेजन को ऑब्वियसली यूक्रेन इन्वेजन नहीं कहता, वो उसको एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहता है, राइट। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, एक वहाँ के मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने कहा था अभी तो हम थोड़े से बिजी हैं, हम अपने यहाँ के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में लगे हुए हैं, हमारा सारा फोकस वहाँ पे है, पर हम जैसे ही यहाँ से फ्री हो जाएंगे, इंडिया के साथ जो भी हो हमारी और कमिटमेंट्स हैं हम उनको भी पूरी करेंगे साथ साथ में। तो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में देखिए इन रशियन ऑफिशियल का ये कहना है कि जो हम स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में जो हमने जिस तरह की एक्सीलेंस दिखाई है, उससे और भी लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हुए हैं हमारे तरह की मिलिट्री एक्यूमेन में, वो चाहते हैं कि हमसे खरीदे रशियन वेपन्स और ये सब वगैरह। So this is what they have to talk about it. Pakistan wants permanent peace with India through talks. ओके, देखिए जो वहाँ के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है शहबाज शरीफ, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि हमारा एक परमानेंट पीस एस्टैब्लिश हो जाए इंडिया का थ्रू डायलॉग। हम वॉर नहीं, हम वॉर हमें पता है कि ऑप्शन है ही नहीं हम दोनों कंट्रीज़ के लिए, तो हम डायलॉग के साथ देखिए हम ये चलता ही रहता है, आए दिन आता रहता है। अब तो वैसे हो भी सकता है, क्यों हो सकता है, अगर आपको याद हो तो मैंने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था इंडियन एक्सप्रेस का, जिसमें डॉक्टर सी राजा मोहन ने भी ये कहा था, ही इज़ अ रियलिस्ट स्कॉलर, वो काफ़ी प्रैक्टिकल बातें करते हैं, क्योंकि आज जो पाकिस्तान की हालत है वो काफ़ी ख़राब है, तो बल्कि इंडिया को तो थोड़ा इस चीज़ का एडवांटेज उठाना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। और उनके साथ इकोनॉमिकली वो इतने ज़्यादा वीक है, तो उनसे हम काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करवा सकते हैं, उनके जो अभी तक इतने फर्म स्टैंड्स रहे हैं उस पर, तो हम एक परमानेंट पीस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब देखें इस पर क्या होता है, ये तो हमें देखना है। पर हमारे रिलेशंस बहुत हद तक ठीक हो गए थे, पर आर्टिकल 370 के बाद जैसे ही, और फिर आपको पता है जो उरी अटैक्स और बहुत कुछ जो और हुआ वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह, ये सब कुछ जो था, तो इसके बाद स्पेशली आर्टिकल 370 का रिवोक होना, स्पेशल स्टेटस जाना उनका, इसके बाद थोड़ा दिक्कत चल रही है। वैसे तो अगर देखा जाए
बहुत सारी और चीज़ों में हमारे रशियन सही है, जैसे हम सीज फायर लाइन को हमने दोबारा से लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है दोनों ही साइड्स ने उसको ऑब्जर्व कर लिया है, कोई भी अब वहाँ पे फायरिंग नहीं होती, शेलिंग नहीं होती, ठीक है। रशियन क्रॉप्स फर्टिलाइजर्स मस्ट रीच वर्ल्ड मार्केट्स, यूएन चीफ। देखिए जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या है आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में एक हुई है ग्रेन एक्सपोर्ट अग्रीमेंट जो जुलाई में हुआ था। इसको ब्रोकर किसने किया था? यूनाइटेड नेशंस ने और टर्की ने, ठीक है। उनकी उनकी मदद के द्वारा एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन काइंड ऑफ सेंटर भी एस्टैब्लिश किया गया। वहीं पे खड़े होकर इन्होंने ये कहा, देखिए बेसिकली आपको पता है ब्लैक सी ब्लॉकेट हुआ है जो रशिया ने किया हुआ है, उसको हटा के ये ताकि जितने भी कंट्रीज हैं ग्रेन्स वहां तक जा सके, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस ना हो जाए। आपको पता है इजिप्ट वगैरह जैसी कंट्रीज हैं वो बहुत तक अपने जो ग्रेन्स हैं वो यूक्रेन से लेती हैं, और बाकी कंट्रीज को जो फर्टिलाइजर्स जाते हैं, क्रॉप्स जाती हैं, जो ग्रेन्स जाती हैं वो रशिया से जाती हैं। इजिप्ट जैसी कंट्रीज जो इतनी ज़्यादा काफ़ी पॉवर्टी है वहाँ पे, स्पेशली इतना डिप्राइव्ड है कि वहाँ पे फूड ही नहीं है खाने के लिए, तो वहाँ पे तो सब कुछ एक्सपोर्ट के थ्रू जाता है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उनके थ्रू भी तो यही कंट्रीज हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं अपने ग्रेन्स को। तो जब ऐसा ब्लॉकेड ही हो जाएगा तो फिर कहाँ से फूड जाएगा? इसीलिए इन्होंने ब्लॉकेड को हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेन एक्सपोर्ट के लिए इन्होंने ये डील करवाई थी। तो इनका भी यही कहना है, एंटोनियो गाटर्स का यही कहना है कि रशियन फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, दे मस्ट बी एबल टू रीच वर्ल्ड मार्केट्स अनइम्पेंडेड, बिना किसी रुकावट के, क्योंकि हमें ग्लोबल फूड क्राइसिस नहीं होने देना। ओके तो इसीलिए देखिए इन्होंने ये कहा है कि सारी कंट्रीज प्लीज कॉपरेट करें, ठीक है। दुश्मनी वगैरह हर चीज़ अपनी जगह, जितना भी प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट है, सब कुछ प्लीज कॉपरेट करें और ये चीज़ होने दें। ओके इन्होंने यही कहा है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चीज़ें देखिए जो मैं आपको डिस्कस करूंगी ना आपके साथ, वो जो इसमें लिखा है वो तो डिस्कस करूंगी ही, लेकिन साथ में मुझे आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने हैं, कैसे ये जो कश्मीर का जो ये वोटर लिस्ट वाला केस है वो कैसे डेमोग्राफी से रिलेटेड है, सब कुछ देखिए। अगस्त 17 को क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं हृदेश कुमार, उन्होंने अनाउंस किया कि कोई भी हु इज लिविंग ऑर्डिनरली इन जम्मू एंड कश्मीर, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो लिस्ट कर सकते हैं एज अ वोटर इस यूनियन टेरिटरी के, ठीक है। और ये उन्होंने कहा कि ये जो प्रोविजंस है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो 1951-50 वाला है उसके अंदर आते हैं, जो अब उन पे भी लागू होता है, पहले नहीं हुआ करता था। आर्टिकल 370 के स्ट्राइक डाउन करने से पहले उन पे नहीं हुआ करता था। उनका एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट था जो 1957 में लाया गया था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर उन्होंने क्या कहा कि जितने भी ये वोटर्स हैं, he said that many people who are not enlisted as voters in the erstwhile state of Jammu and Kashmir are now eligible to vote after the reading down of Article 370। अब देखिए इलेक्शन कमिश्नर ये जो है ये क्या करना चाह रहे हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस डिसीजन से कि अब कोई भी, मैं आपको बताऊंगी किन तरह के लोग अब अलाउड हैं, किन तरह के लोग अब वोट कर सकते हैं, ये सब कुछ धीरे 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 हम देखेंगे। तो अब अगर और भी जो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स जो हैं जम्मू कश्मीर के, जो एक्चुअल में कश्मीरी हैं, वहाँ के लोग हैं जो हमेशा से रह रहे हैं, उनके अलावा जो वहाँ पे काम करने गए हुए हैं बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, बहुत सारी जगहों से, वो भी एलिजिबल है। और भी बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे ट्रेड पर्पसेस के लिए गए हुए हैं, ज़ैफ़रान की ट्रेड के लिए या फिर पश्मीना के ट्रेड के लिए या कुछ भी, अब वो भी एलिजिबल हैं वोट करने के लिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट करती है कि अगर इन लोगों को भी अलाउ कर दिया गया तो अराउंड 20 to 25 लाख न्यू वोटर्स ऐड हो जाएंगे फाइनल लिस्ट में। देखिए इस नंबर को याद रखिएगा, क्योंकि मैं आपको भी थोड़ी देर में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूँ इससे रिलेटेड, मैं बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्कस करूंगी। अब देखिए नाउ हु एल्स इज एलिजिबल टू वोट नाउ, अब कौन कौन और एलिजिबल है। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, मिस्टर हृदेश कुमार ने तो कहा कि सजेस्ट किया है कि जो आर्म्ड फोर्सेज है ना, जो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड होते हैं, बहुत ऑब्वियसली आर्म्ड फोर्सेज तो हर जगह से आए हुए हैं जो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है, उन्होंने उनको कहा है कि वो रजिस्टर कर सकते हैं वोटर्स के रूप में और वो असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, और अभी इस पे सिर्फ इन्होंने कहा है हृदेश कुमार जी ने, लेकिन इस पे कोई कंसेंसस अभी नहीं आया। क्योंकि ये जो आर्म्ड फोर्सेस, हाँ हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो ट्रेडर्स रह रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वो बात अलग है, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के लिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक होता है ETPBS यानी कि इलेक्टोरली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। अभी तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जितने भी आर्म्ड फोर्सेस, पर्सोनल और ये सब है, स्टेट पुलिस फोर्सेस वगैरह जो बाहर पोस्टेड होते हैं,
जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं रह रहे, कहीं और है अपनी पोस्टिंग की वजह से, फिर वो अपनी ही नेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट करते हैं अपने वोट को पोस्टल में। तो आप समझिए, अगर आप चाहें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, ETPBS पे उन्होंने बहुत ही सुंदर एक वीडियो बनाई हुई है, छोटी सी, क्रिस्प एंड नाइस। आप जाके देख सकते हैं पूरा प्रोसेस क्या है ETPBS का। तो मेरा ये मानना है कि इस पे तो अभी मुझे नहीं लगता कुछ होगा, आर्म फोर्सेस तो नहीं दे सकते। दिस हैज बीन फॉलोड एवर सिंस, जब से ये चीज आई है, तो ये मुझे नहीं लगता। बाकी हम देखते हैं। इन्होंने ये भी कहा है हृदेश कुमार ने कि जो एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल है, ये अब क्या होगा, इसके अब नई तरह से बनाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है डीलिमिटेशन एक्सरसाइज भी हो चुकी है वहाँ पे मई 2022 में, उसका फाइनल वोट ऑर्डर सबमिट कर दिया गया, तो उस हिसाब से ये सब कुछ बना है। अब देखिए, जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनको रिवाइज क्यों किया गया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक फ्रेश इलेक्टोरल रोल पे वर्क कर रही है जम्मू एंड कश्मीर के, जब से जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन ने इस साल के बिल्कुल स्टार्टिंग में 7 न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस यूनियन टेरिटरी में, जिसमें से 6 जाएंगी जम्मू को और 1 जाएगी कश्मीर को। अब देखिए इसका मतलब क्या है। पहले जो अगर हम बात करें, जम्मू के पास कितनी सीट्स हुआ करती थी, 37 सीट्स हुआ करती थी, अब कितनी है 43, क्योंकि इनमें 6 सीट्स बढ़ गई हैं। पहले कश्मीर के पास कितनी सीट्स हुआ करती थी, 46, अब इसमें क्या हुआ है 47 हो गई है। अब देखिए, आप ये फैक्ट भी याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बताऊंगी एंड में। जो मैं कह रही हूँ याद रखिए, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ डिस्कस करना है, उसके लिए आपको इन चीज़ों का याद रहना दिमाग में बहुत ज़रूरी है। अब डीलिमिटेशन कमीशन ने बहुत सारी बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया। अब रीड्रॉ कर लिया तो ऑब्वियसली बाहर के, अगर जैसे एक बाउंड्री पहले कहीं थी, तो फिर बाउंड्री थोड़ी सी एक्सपैंड होकर अब दूसरे एरिया को अपने में इनगल्फ कर रही है, तो वहाँ के जो वो है इलेक्टोरेट है, उसमें वो भी तो ऐड होगा उस रोल में, ठीक है। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर एनी अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर, राइट। तो अब क्या हुआ है, अब क्या होगा, इनका ये कहना है कि किन तरह के लोग वोट दे पाएंगे, कौन से लोग इलेक्टोरल रोल में ऐड होंगे। Okay, so in this latest move, the ECI has decided that it will also include any person who has attained the age of 18 years on or before October 1, 2022 in the fresh electoral rolls. अब fresh electoral rolls publish होंगे नवंबर 25 को, ठीक है। अब देखिए क्या अनाउंसमेंट हुई है, एग्जैक्टली CEO ने क्या अनाउंस किया है, अब आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब असली चीज शुरू होती है। देखिए, इनका ये कहना है कि हृदेश कुमार जी का ये कहना है कि किसी भी पर्सन को, किसी भी जम्मू कश्मीर वाले जो वहाँ पे रह रहे इंसान को, कोई ज़रूरत नहीं है कि उसके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, ताकि वो जम्मू कश्मीर की असेंबली इलेक्शन में वोट कर सके, ठीक है। आपको अगर मैं बताऊं डोमिसाइल और परमानेंट रेजिडेंस में डिफरेंस क्या होता है, डोमिसाइल स्टेटस और परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस में देखो डिफरेंस क्या होता है। डोमिसाइल क्या होता है, डोमिसाइल होता है कि जहाँ पे आप बिलोंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप पूरी जिंदगी दिल्ली में पले बड़े, पैदा हुए, पढ़े, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे किया आपने, ठीक है, आपका घर यहाँ पे है, आपकी फैमिली यहाँ पे रहती है, ठीक है। अब आप चले जाते हैं बेंगलुरु जॉब करने के लिए, आप वहाँ पे रह रहे हैं, रेंट पे ही रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, लेकिन 15 साल हो गए आपको, 15-20 साल हो गए रहते हुए, तो आप चाहे खुद का घर वहाँ नहीं बना पाए, लेकिन आप परमानेंट रेजिडेंट हो गए बेंगलुरु के, लेकिन आप डोमिसाइल आपका कहाँ है, आपका डोमिसाइल दिल्ली है। क्यों, क्योंकि आपका जो फैमिली है, सब कुछ वो वहाँ है, आप चाहे तो आप वापस आने की आशंकाएं हैं, आप वापस जा सकते हैं अपने घर पे, ठीक है, यू बिलोंग टू। अगर जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल लोग कौन हुए, फॉर एग्जांपल कोई भी IAS ऑफिसर है जो जम्मू कश्मीर से बने हैं, लेकिन उनकी पोस्टिंग कहीं भी होगी, गुजरात, राजस्थान, कहीं भी, तो उनका डोमिसाइल क्या है, अगर वो चूज नहीं करते वहां वोट करना, तो उनको डोमिसाइल है जम्मू कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर में जाके वोट कर सकते थे अभी तक, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब उनको कोई डोमिसाइल स्टेटस वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऐसा हृदेश कुमार जी का कहना है। आप एम्प्लॉय हैं, आप यहाँ पे एक स्टूडेंट हैं, आप एक लेबरर हैं, यहाँ पे वेज लेबर करते हैं, या फिर आप कोई भी हैं जो ऑर्डिनरली बस जम्मू कश्मीर रह रहा है, तो आप अपनी वोटिंग लिस्ट में नाम लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो फिर देखिए, इन्होंने ये कहा है कि जितने भी इन्होंने क्या कहा है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से आए हैं, उनके पास भी एक ऑप्शन है कि अगर वो एक पीस स्टेशन में पोस्टेड हैं, तो वो भी खुद को एनलिस्ट कर सकते हैं वोटर्स के रूप में। पीस स्टेशन मतलब जहाँ पे वॉर या बैटल ग्राउंड नहीं है, जैसे कश्मीर एक बहुत ज़्यादा
बहुत ही ज़्यादा काफ़ी सेंसिटिव रीजन है। जो भी सेंसिटिव रीजन्स नहीं होते बस उनका वहाँ पे आर्म्ड फोर्स पे, जैसे आर्म्ड फोर्सेस तो हर जगह तैनात है राइट, लेकिन पीस स्टेशन है जम्मू। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर एक सेंसिटिव रीजन है और जम्मू एक पीस स्टेशन है। तो इस जगह मतलब इन्होंने ये कहा है कि जम्मू तो एक पीस स्टेशन है, तो अगर कोई भी इंसान जो जम्मू के बाहर है या कश्मीर से बाहर का वहाँ पे पोस्टेड है तो वो भी ऑप्शन को अवेल कर सकता है। तो इससे क्या होगा, अराउंड 25 लाख न्यू वोटर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एनरोल्ड इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, जो ऑलरेडी अभी उसकी लिस्ट में कितने लोग हैं, 76 लाख वोटर्स। तो आपको ये भी याद रखना है अभी, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड भी कुछ बताऊंगी। ठीक है, तो अब बस यही सब कुछ इन्होंने बोला है। अब देखिए वही जैसे मैंने आपको बताया था कि इनसे पहले क्या हुआ था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट अब लागू हो गया है जो पूरे इंडिया में लागू होता है। तो इनका यही कहना है कि देखिए आपको एक बात बताते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है उसके तहत में ऐसा नहीं होता कि कोई भी वोट 2-4 जगहों पे दे सकता है, ऐसा नहीं होता। अगर ऑर्डिनरली रिजाइडिंग पर्सन्स, मतलब अगर आप वोट करना चाहते हो उस जगह पे, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, तो आपको पहले तो आप जहाँ पहले के वोटर हो अपना वहाँ पे डिलीट करवाओ अपना नाम वहाँ के इलेक्टोरल रोल से। ठीक है, अपनी नेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना नाम हटाओ, फिर आप जम्मू कश्मीर के उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट कर सकते हो। ये एक चीज़ है, ये नहीं कि आप 3-4 जगहों पे वोट कर रहे हो। सबसे पहली बात तो ये चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए अब इससे पहले इन्होंने कहा है कि 2019 यानी कि जब आर्टिकल 370 को स्ट्राइक डाउन किया गया, उससे पहले कैसे इलेक्टोरल रोल्स रिवाइज हुआ करते थे। देखिए अगस्त 5 से पहले क्या होता था, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स थी। ठीक है, अब आप ये बात भी याद रखिएगा क्योंकि ये बात भी आपसे डिस्कस करूंगी। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हुआ करती थी उनके पास, जो उनको ये दिलासा दिलवाने के लिए जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन्होंने साइन किया था महाराजा हरी सिंह जी ने जवाहरलाल नेहरू के साथ। तो जवाहरलाल नेहरू ने कुछ प्रोमिस किए थे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके जो कुछ कुछ अलग रहने तरीके हैं, यूनिकनेस है जो आपकी, वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि आपके पास कुछ खुद कॉन्स्टिट्यूशन होगा खुद का, ये सब कुछ उनको काफ़ी चीज़ें दी गई थी। तो जब तक ये सब कुछ था तब तक क्या हुआ करता था, ये जितने भी इलेक्टोरल रोल्स ड्रॉ हुआ करते थे वो जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1957 के तहत होते थे, जिसके तहत सिर्फ और सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर वर एलिजिबल टू गेट रजिस्टर्ड इन दी असेंबली रोल्स। मतलब 19 इस अगर मैं इस रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट की बात करूँ जो 1957 वाला है, इसका ये कहना था 1947 से लेके कोई दादा परदादा आपके और आपके मम्मी पापा अगर तब से वहां पे स्थित हैं परमानेंटली और आप उनके बच्चे हो तो ही आप वोट कर सकते हो। परमानेंट रेजिडेंस का इनमें इतना स्टिफ मीनिंग था। ठीक है, तो या तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या तो आपके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, आप सिर्फ तभी तब वोट कर सकते थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जितने भी कितने सारे देखिए 1947 में आज़ादी होगी, सब कुछ हो गया, वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद 1950-55 तक तो काफ़ी इमिग्रेंट्स आते रहे थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, वेस्टर्न पाकिस्तान से, है ना, कितने वहाँ पे माइग्रेट करके आए थे। तो फिर उन लोगों को, लेकिन आज तक देव बिन लिविंग देयर फॉर डेकेड्स, पर उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, क्योंकि उनका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो ये कहता है वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में वोट कर पाते थे, जितने भी ये माइग्रेंट्स थे जो वहां से भाग के आए थे। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में तो सेंटर का वो लॉ अप्लाई होता है ना, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 वाला। तो लेकिन अब वो असेंबली उसमें नहीं कर पाते थे इससे पहले तक, लेकिन अब वो कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी सारी चीज़ें लिखी हैं कि अब इसमें सब कुछ लिखा है कि ECI का ये अनाउंसमेंट व्हाई हैज़ इट कॉज्ड अ फ्यूरोर। देखिए जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में, रीजनल पार्टीज हैं जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये जितनी भी हैं इनफैक्ट CPI जो वहाँ की एक वो है काफ़ी फेमस लीडर है, उन्होंने ये कहा था दिस step has been undertaken to disenfranchise the people of Jammu and Kashmir. Now what does actually for them mean disenfranchising? देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, अब जो मैं बोल रही हूँ ना, आप उसको एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा। जम्मू कश्मीर, आपको पता है चाइना और हांगकांग के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, एक फ्रेज यूज़ करते हैं, वन कंट्री टू सिस्टम्स। तो अगर हम इंडिया और जम्मू कश्मीर के केस में बात करें तो इट वाज काइंड ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम्स। क्यों? क्योंकि उनके पास भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस थे कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपना इन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट वगैरह देखा, जो उनको एक वो दिखाता था कि आपके पास कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स हैं, कुछ आपके पास रहेगा, ऑटोनमस चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो ये इस तरह का एग्जाम्पल था। लेकिन फिर क्या होता है, आर्टिकल 370, आर्टिकल 335A, ये सब कुछ स्क्रैपिंग हो जाती है इसकी। ठीक है, फिर क्या होता है कि जितनी भी एक्सक्लूसिविटी, ऑटोनमी, नाउ इट इज गॉन।
ठीक है। अब देखिए इससे पहले जैसे मैंने बताया आपको, सिर्फ और सिर्फ जितने भी वहाँ के कश्मीरी हिंदूज और मुस्लिम्स जो वहाँ पे परमानेंटली एस्टैब्लिश्ड है 1947 वाला टाइम, वो ही सिर्फ वोट कर सकते थे। अब जो मैं बोल रही हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए। अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें तो उस हिसाब से देखिए जो जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन थी वो थी 12.5 मिलियन, जिसमें से 68.31% थे वो मुस्लिम्स थे, अराउंड 2/3, राइट। तो अब देखिए अगर हम सिर्फ कश्मीर वैली की बात करें, अभी तक मैंने क्या बोला, अभी मैंने जम्मू कश्मीर की बात की, अगर हम सिर्फ कश्मीर वैली की बात करें उसकी पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के हिसाब से 7 मिलियन, जिसमें से मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है 97%। ओके। अब देखिए आप इसको पॉलिटिकल मत लीजिएगा, पर क्योंकि इन्होंने इतने स्टेप्स किए, बीजेपी जो सेंट्रल रजीम है उन्होंने इतने सारे स्टेप्स दिए, अब उनको ये तो दिखाना है कि वो अपने जो उन्होंने बेहतरी के लिए स्टेप्स लिए हैं वो जीत रहे हैं। अब वो जीत तो सकते नहीं, कश्मीर में कैसे जीतेंगे जब कश्मीर में 97% मुस्लिम्स है। तो इसीलिए उनको वहाँ की डेमोग्राफी थोड़ी सी चेंज करनी है। इसीलिए ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो सबसे पहले उनका वो है कि पहले तो आपने कश्मीर को सिर्फ एक और सीट ऐड करके दी है ना, 43 हुए 42 से, लेकिन आपने जम्मू में 6 स्टेट ऐड कर दी जो एक हिंदू डोमिनेटेड रीजन है, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा क्या हुआ कि कश्मीर वैली में 97% मुस्लिम्स हैं, 97% मुस्लिम्स है अगर 7 मिलियन में से, तो कितनी पॉपुलेशन हुई, अराउंड 67 लाख के अराउंड। ठीक है, 67 लाख। अब हमने एक यहाँ पे एक नंबर देखा कि 27 लाख, 25 to 27 लाख बाहर के लोग वहाँ पे आएंगे, जितने भी रह रहे हैं यहाँ पे लेबरर्स या जितने भी, वो वोट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि बैलेंस शिफ्टिंग पॉसिबल है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि इसीलिए कश्मीरी फियर के ये एक जायनिस्ट काइंड ऑफ थिंग है। जैसा इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने पैलेस्टीनियन लोगों को ही उधर आके वहां पे पछाड़ दिया, अपनी सेटलमेंट्स वहां पे बना ली, और आज वो इसराइल पूरा एक स्टेट बन गया। ठीक है, इसी तरह का नेटिव वो जो इंपीरियलिज्म उन्होंने अंडरटेक किया, ये जो यहाँ के लोग हैं फियर करते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल आया है वो आया है रोहिंग्यास के ऊपर। व्हाट इज इंडियाज पॉलिसी ऑन रोहिंग्यास। देखिए मैं आपको पहले ब्रीफली बता देती हूँ कि हुआ क्या है। अगस्त 17 को क्या हुआ, यूनियन हाउसिंग मिनिस्टर जो है हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जो रोहिंग्या के रिफ्यूजीज हैं उनसे रिलेटेड नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की एक लैंडमार्क डिसीजन आने वाली है। हम क्या करेंगे, वो जितने भी दिल्ली में रोहिंग्या रिफ्यूजीज रहते हैं हम उनको शिफ्ट करेंगे, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के फ्लैट्स हैं उनमें, उनको वहां पे बेसिक एमिनिटीज, पुलिस प्रोटेक्शन सब कुछ प्रोवाइड की जाएगी। और मिनिस्टर ने पता है क्या लिखा अपनी ट्वीट में, आप सुनिएगा। इंडिया रिस्पेक्ट्स and follows the UN Refugee Convention 1951 and provides refuge to all regardless of their race, religion और creed, which is in itself flawed, क्योंकि इंडिया ने तो यूएन रिफ्यूजी कॉन्वेंशन साइन ही नहीं किया। अभी मैं ये भी डिस्कस करूंगी क्यों साइन नहीं करते, हम ये वाला कॉन्वेंशन क्यों साइन नहीं करते। लेकिन आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फिर अचानक से उसके कुछ ही घंटों बाद, 7 घंटों बाद एक और ट्वीट आता है, लेकिन वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, जो आती है अमित शाह जी के अंडर। उन्होंने क्लैरिफिकेशन इशू की ट्वीट करते हुए कि नहीं, ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है, हम रोहिंग्यास को कोई ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स नहीं देने वाले, हम उनको आज भी इलीगल इमिग्रेंट्स, इलीगल फॉरेनर्स कंसिडर करते हैं। ओके। अगर दिल्ली की बात की जाए तो रोहिंग्यास कहाँ रहते हैं, वो हटमेंट्स में रहते हैं, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में, कालंदी कुंज के पास। ठीक है, तो वहाँ पे वो रहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर पड़ता है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वहाँ के आसपास रहते हैं। तो वहाँ पे अराउंड 1200 रिफ्यूजीज हैव बीन आइडेंटिफाइड, मेनली जो 2012 में यहाँ पे आए थे। ठीक है, दिल्ली में आए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 1200 ही है पूरे इंडिया में, अभी हम सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे। ओके। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उसके बाद उन्होंने आके जैसे वो आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया आउटसाइड द UNHCR, यूएन रिफ्यूजी एजेंसी। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। इस जो जिनका ऑफिस दिल्ली में है, तो उन्होंने बोला कि हमें रिफ्यूजी कार्ड्स दीजिए, तो उनको रिफ्यूजी कार्ड्स प्रोवाइड किए गए। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कि यूनाइटेड नेशंस जो HCR है, UNHCR, अगर उसमें किसी को भी रिफ्यूजी का स्टेटस चाहिए हो उनसे, तो क्या करना पड़ता है। देखिए इसमें क्या होता है ना, कोई भी इंसान जो अपने घर जाने से कतराता है, अपने घर वाली स्टेट जाने से, अपनी होम कंट्री जाने से कतराता है, क्योंकि वहाँ पे उनके साथ परसिक्यूशन या कुछ भी बहुत गलत होगा, तो वो एलिजिबल है कि उसको रिफ्यूजी स्टेटस ये देंगे।
ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन फिर वो उनसे लेते हैं, कुछ कुछ पूछते हैं कि आपका नेम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, और फिर इन तरह की इंफॉर्मेशन लेके ह्यूमैनिटेरियन एक्टर्स जितने भी हैं जो उस कंट्री में होंगे, देखिए उन कंट्री को कोई परमिशन नहीं है कि वो उन रिफ्यूजीज को निकाल सकती है। तो फिर जितने भी ये रिफ्यूजीज थे उनको रिफ्यूजी कार्ड्स दिए गए यूएनएचसीआर ऑफिस द्वारा। यू मस्ट रिमेंबर दिस। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, देखिए ये सब कुछ जो है कि क्या क्या आग लगी ये सब वगैरह, ये सब आपके जानने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं बस आपको ये बता देती हूँ ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो दिल्ली गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में आती ही नहीं है। हम यूनियन टेरिटरी हैं जो हमारा सेंटर के अंडर आता है लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, आपको पता होगा ये चीज़, तो आपको पता है कि लैंड लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस दिल्ली की, वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती। ये बार बार हम देखते रहते हैं, इसी चीज़ पे पॉलिटिक्स चलती रहती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो ये जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्वीट किया, फिर उन्हीं की दूसरी मिनिस्ट्री ने ट्वीट कर दिया, ये उन्हीं का मामला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोहिंग्याज दिल्ली में आए क्यों। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें जानना है रोहिंग्याज है कौन। देखिए जो रोहिंग्याज है ना, दे आर इंडिजिनस टू वेस्टर्न म्यांमार। ठीक है, और ये आप कह सकते हो कि इंडो आर्यन क्लैन है एक। ठीक है, तो ये आप इनके बारे में कह सकते हो। लेकिन जब म्यांमार की गवर्नमेंट जो है वो इनको क्या कंसिडर करती है रोहिंग्यास को, ये कंसिडर करती है कि ब्रिटिशर्स ने जब इनको कॉलोनी बना लिया ना, तो ये पोस्ट कॉलोनियल माइग्रेंट्स हैं, ये उसके बाद यहाँ आए थे। और ये अपनी हिस्ट्री ऐਵੇਂ ही बताते रहते हैं कि हम तो इंडो आर्यन ये हैं, हम तो एक वो क्लैन को बिलोंग करते हैं, अराकन क्लैन को। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग मतलब कॉलोनियल इनकी लेगेसी है, ये उसके बाद यहाँ आए थे। और ये नेबरिंग जो ईस्ट बंगाल यानी कि चिट्टगोंग एरिया है जो बांग्लादेश में, वहां से भाग के आए थे। ये किनका कहना है, ये म्यांमार की जनता का कहना है। ठीक है, तो देखिए भी क्या होता है, रोहिंग्या जो एक एथनिक ग्रुप है, दे आर मोस्टली मुस्लिम, दे फॉलो प्रीडोमिनेंटली इस्लाम ओनली। तो वो कहाँ से आते हैं, रखीन प्रोविंस से आते हैं, वेस्टर्न म्यांमार की। ठीक है, देखिए म्यांमार है, म्यांमार के वेस्ट में बांग्लादेश है, बांग्लादेश के वेस्ट में इंडिया है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, दे स्पीक मेनली अ बंगाली डायलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसलिए थोड़ा सा इनको एडजस्ट करना, जो हमारे बंगाली रीजन में आके थोड़ा सा इनके लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि सेम डायलेक्ट है। ठीक है, और म्यांमार इन्हें क्या क्लासीफाई करता है, दे क्लासीफाई देम एज रेजिडेंट फॉरेनर्स और एसोसिएट सिटीजन्स। देखिए रेजिडेंट मतलब वो रह तो वहाँ रहे हैं, लेकिन वो फॉरेनर्स हैं, वो बांग्लादेशीज हैं एक्चुअल में, ये म्यांमार का कहना है। अब देखिए एसोसिएट सिटीजन्स भी मानते हैं, कुछ कुछ कैटेगरीज जो रोहिंग्यास की हैं उन्हें एसोसिएट सिटीजन्स बोला जाता है। अगर आप कभी भी म्यांमार के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, सिटीजनशिप 3 तरह की है उधर। एक है ट्रू बर्मीज। ट्रू बर्मीज मतलब जो जिनके एंसेस्टर जिन लोगों के वहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं 1823 से भी पहले। 1823 1822 वाला इज द ईयर जब ब्रिटिश ने उनको एक कॉलोनी बना लिया था, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना लिया था बर्मा को। ठीक है, तो अगर कोई उससे पहले वहां से रह रहा है तो वो ट्रू बर्मीज है, प्योर ब्लड लाइन। ओके, दूसरे होते हैं एसोसिएट सिटीजन्स। देखिए एसोसिएट सिटीजन्स क्या होते हैं, जो एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं सिटीजन्स बनने के लिए। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो म्यांमार में रह रहे हैं, तब से रह रहे हैं जब म्यांमार इंडिपेंडेंट हुआ, पर उनके पास या तो इंडियन सिटीजनशिप है या ब्रिटिश सिटीजनशिप है। तो कई लोग इसलिए इनको कहते हैं कि ये एक्चुअल में फॉरेनर्स हैं, एसोसिएट सिटीजन्स हैं, क्योंकि इनके पास एक्चुअल में इंडियन सिटीजनशिप है, ऐसा कुछ मतलब बोल बोल के करते हैं। तीसरा कैटेगरी है नेचुरलाइज सिटीजन्स। मतलब नेचुरलाइज सिटीजन वही नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से सिटीजनशिप जो करते हैं कि ग्रैंड चाइल्ड वो था, ये सब वगैरह, आपको अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूंट में पता है तो। ठीक है, फिर ये सब क्या है, देवर फोर्स टू। अब देखिए म्यांमार की जनता ने उनको फोर्स कर दिया था बहुत ही भारी नंबर में, उन पे बहुत ही वायलेंस हुई थी, बहुत ही अटैक्स हुए थे। कई लोग उनको टेररिस्ट कहते हैं, म्यांमार की जनता उन्हें टेररिस्ट कहती है कि वो टेरर अटैक्स, उनके इंटेंशंस गलत है वहाँ पे। तो इसीलिए सबसे पहले जो उनके ऊपर हुई थी वो 2017 में नहीं बल्कि 2012 में हुई थी। 2012 ही, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में भी वहाँ पे 1200 लोग आए, तो 2012 में सबसे पहले उन पे वायलेंस हुई थी। फिर उसके बाद दोबारा से 2017 में हुई, एंड देन इन लैक्स दे टुक शेल्टर इन बांग्लादेश। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार एरिया, अगर आप कभी भी इमेज देखेंगे, जैसे मैंने बोला कि बांग्लादेश मतलब जो म्यांमार है, म्यांमार के वेस्ट में बांग्लादेश है, बांग्लादेश के वेस्ट में इंडिया है। तो अगर आप बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर देखेंगे, बिल्कुल बॉर्डर के आसपास वहाँ पे कॉक्स बाजार बसा हुआ है। कॉक्स बाजार, फिर आता है चिट्टगोंग उसके वेस्ट में। तो जो कॉक्स बाजार एरिया है, मोस्टली उन्होंने वहाँ पे जाके रहना शुरू कर दिया। अभी मतलब वहीं पे चल रहा है कि वहाँ पे भेजा जाएगा, तो मोस्टली वो चिट्टगोंग में गए फ्ली करके, लेकिन कॉक्स बाजार एरिया में उन्हें अब दोबारा से रिहैबिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है।
अब देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ बांग्लादेश और इंडिया में ही रोहिंग्यास रहते हैं, नहीं, बांग्लादेश में हाँ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्तर पे रहते हैं, इनफैक्ट म्यांमार से ज़्यादा। बांग्लादेश में इनका काउंट है अराउंड 13 lakhs। अगर हम म्यांमार की रखीन स्टेट में बात करें, अराउंड 6 लाख वहाँ पे रोहिंग्याज रहते हैं। हम पाकिस्तान की बात करें तो 5 लाख रेफ्यूजीज वहाँ भी रहते हैं। 2017 का काउंट बता रही हूँ ये मैं। सऊदी अरेबिया की बात करें तो 1,90,000 वहाँ पे भी रोहिंग्याज रहते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो 2017 के हिसाब से हमारे यहाँ पे 40,000 रोहिंग्याज हैं। और आप ये मत समझिए कि सिर्फ इंडिया तक ही सीमित है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी 12,000, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज में रहते हैं, ठीक है, इनफैक्ट चाइना में भी। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस इज वेल। अब देखिए सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इंडिया में डिपोर्टेशन का प्रोसेस है क्या, ठीक है। हम बार बार जैसे मिस्टर शाह ने भी, अमित शाह जी ने भी ट्वीट में ही लिखा कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिन्हें हमें डिपोर्ट करना है। तो हमारा जो भारत है वो किस तरह का प्रोसेस फॉलो करता है डिपोर्टेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हिसाब से जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं उन्हें डिटेक्ट यानी कि पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स है, डिटेन यानी कि कैद करना, और डिपोर्ट यानी कि वापस भेजना। इन सारे प्रोविजंस हम किन के प्रोविजंस फॉलो करते हैं? पासपोर्ट एक्ट 1920 या फिर फॉरेनर्स एक्ट 1946। अब ये दोनों एक्ट्स मिलके क्या कहते हैं कि जितनी भी पावर है आइडेंटिफाई करने की और डिपोर्ट करने की, ना ही सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है बल्कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज की जो गवर्नमेंट्स है वो भी ये दोनों चीजें कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी और इनफैक्ट भेज भी सकते हैं वापस, ठीक है। और अगर जैसे ही एक फॉरेनर जो जिसके ऊपर शक जाता है पुलिस का कि वो यहाँ पे इलीगली रह रहा है किसी भी डॉक्यूमेंट के बिना या फिर ऐसा कुछ है, तो उसको प्रोड्यूस किया जाता है एक लोकल कोर्ट के सामने। अगर वो जो एक्यूज्ड है ही इज फाउंड गिल्टी, उस केस में उसे इम्प्रिजन कर लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है 3 मंथ से लेके 8 साल तक के लिए। फिर जब वो अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लेता है तो फिर कोर्ट क्या करती है, ऑर्डर करती है उसकी डिपोर्टेशन। सबसे पहले तो आपको इलीगल होने के लिए जेल भुगतना पड़ेगा, फिर उसको हम आपको फिर वापस भेजेंगे, ठीक है। तो फिर जितने भी अब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इनको वापस भेज दो इनके देश में, तो ये जितने भी फॉरेन इनमेट्स हैं इनको जो अपनी सजा काट चुके हैं इनको भेजा जाता है डिटेंशन सेंटर के अंदर, जब तक जो इनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन है या जहाँ से आए हैं वेरीफाई नहीं कर देते हाँ कि हमारे सिटीजन हैं, उनको एक्सेप्ट करने के लिए हामी नहीं भर देते, तब तक वो डिटेंशन सेंटर में रहेंगे। देखिए जेल और डिटेंशन सेंटर वैसे तो एक ही है, पर इसमें आप ऐसे डिफरेंस समझ सकते हैं कि जेल बेसिकली एक नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ आता है, मतलब वहाँ पे सजा दी जाती है आपको किसी क्राइम के, लेकिन डिटेंशन सेंटर ऐसा होता है कभी कभी एक लार्जर स्तर पे होता है, बहुत सारे लोगों को इकट्ठे रखना हो तो एक लोकल जेल तो उसके लिए काम आ नहीं सकता क्योंकि स्पेस इशूज हैं। तो इसीलिए डिटेंशन सेंटर में काफ़ी एमिनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं जेल के मुताबिक, और डिटेंशन सेंटर में एक नेगेटिव कॉनोटेशन कम होता है क्योंकि आप कोई गुनहगार नहीं हो, आपको बस वापस भेजना है, तब तक के लिए आपको वहाँ पे होल्ड करा हुआ है, जगह आपको दी हुई है रहने के लिए, ठीक है। और कोई सेपरेट रूल्स नहीं है डिपोर्टेशन के लिए रोहिंग्या के लिए, ठीक है। तो यही उन्होंने, अब देखिए जब 2017 में ये लोग आए थे तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जब म्यांमार से ये लोग आए थे, उन्होंने सब सारी स्टेट्स को लिखा था, लेटर लिखा था, उन्होंने ये कहा था इनफिल्ट्रेशन फ्रॉम द रखीन स्टेट ऑफ म्यांमार इनटू इंडियन टेरिटरी स्पेशली इन द रीसेंट ईयर्स बिसाइड बीइंग अ बर्डन ऑन द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री also aggravates the security challenges। देखिए ना ही सिर्फ हमारे पास तो खुद के लोगों को एम्प्लॉयमेंट खाना ये देने के लिए बहुत कम रिसोर्सेज हैं, हम उनको कहाँ से पालेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सब सारी स्टेट्स को लिखा था। दूसरा उन्होंने ये लिखा था कि हमारे पास सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं जो ये पोज करते हैं हमारी कंट्री को। क्यों? उन्होंने ये कहा था क्योंकि टेररिज्म बहुत सालों में, पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है, काफ़ी कॉज ऑफ कंसर्न बन चुका है सारे नेशंस के लिए। और मोस्ट केसेस में ऐसा होता है जो इमिग्रेंट्स होते हैं ना, जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं टू बी रिक्रूटेड बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। इसीलिए हम काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है रोहिंग्यास के इस इन्फ्लक्स को लेके, ठीक है। अब सवाल आता है कि क्या अभी तक कोई भी रोहिंग्या है उनको वापस भेजा गया है, क्या अभी तक ऐसा कुछ हुआ है? हैव दे बीन डिपोर्टेड टिल डेट? ओके, 2018 में 7 रोहिंग्यास को वापस भेजा गया था म्यांमार में। इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट म्यांमार इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी टू द 7 रोहिंग्यास, ठीक है। और देखिए ये जो क्या थे, ये असम में, मतलब 2012 में जब ये वापस आए थे भाग के वहां से म्यांमार से, तो इनको असम में डिटेक्ट किया गया था 2012 में। फिर जो भी इनको
इनको प्रिजन भेजा होगा जितने भी महीनों के लिए, साल के लिए, फिर उसके बाद प्रिजन के बाद इनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ होगा। फिर उसके बाद मतलब फाइनली क्या हुआ था, म्यांमार की जो एम्बेसी है 2016 में उन्होंने बोल दिया था कि ठीक है हम वापस मतलब ले लेंगे इनको। और फिर उन्होंने लेटर लिखा था, ये जो 12 लोग थे, 7 लोग थे जो कि हाँ हम अपनी फ्री विल से अपनी कंट्री में रिटर्न करना चाहते हैं, तो इनको वापस भेजा गया था। सो देयर हैज बीन अ केस व्हेन दे हैव बीन डिपोर्टेड बैक टू देयर होम कंट्री। ओके, फिर अगर हम बात करें कि किरण रिजिजू ने, जैसे मैंने भी बताया 40,000 हमारे यहाँ पे रोहिंग्याज हैं, उन्होंने ये लोकसभा में यही काउंट दिया था। और ये सिर्फ और सिर्फ आप अगर सोचते हैं कि सिर्फ दिल्ली या फिर बंगाल वाले रीजन, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये जम्मू में भी है, तेलंगाना में भी प्रेजेंट है, पंजाब में भी है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी, ठीक है। तो ओके, इन 2017 द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एप्रीहेंडेड। अब देखिए 2017 में क्या हुआ था, जो बीएसएफ के पर्सोनल हैं उनको 87 रोहिंग्यास मिले थे बांग्लादेश के बॉर्डर के पास। तो उन्होंने उसमें से 76 को वापस बांग्लादेश भेज दिया था। दे वर पुश्ड बैक टू बांग्लादेश अगेन, ठीक है। अब देखिए इंडिया का स्टैंड क्या है रिफ्यूजीज पे। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इंडिया चाहे रिकग्नाइज ना करती हो 1951 के यूएन कन्वेंशन को, लेकिन हमने काफ़ी सेंसिटिव तरीके से आज तक रिफ्यूजीज के मैटर को सॉल्व किया है। सबसे बड़ा एग्जांपल आप तिब्बतन्स को देखिए, हमने वी हैव बीन वेरी नाइस टू देम। जब उन्होंने 1950s के टाइम पे जब चाइना ने इन्वेड कर लिया था, उनका कंट्रोल टेक ओवर कर लिया था, तिब्बत रीजन का ऑटोनोमस नहीं रहने दिया था, तो वहाँ से बहुत लोग भाग के आए थे उनके इस एग्रेसिव एक्शन से। और वो इंडिया के, अगर आप दिल्ली में ही देख लीजिए, वैसे तो बहुत सारी जगहों पे आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स हुआ तिब्बतन्स। दिल्ली में अगर आप एमकेटी वाला एरिया देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो उस टाइम के भागे हुए थे, काफ़ी ओल्ड हैं आज तो। आई हैव मेनी फ्रेंड्स फ्रॉम देयर एज वेल। तो अगर हम इस चीज़ की बात करें तो यही बस इन्होंने बताया कि हम जितने भी फॉरेन अनडॉक्यूमेंटेड नेशनल्स हैं उनको हम गवर्न करते हैं फॉरेनर्स एक्ट के तहत, और यही सब कुछ उधर लिखा है, ठीक है। ओके, फॉरेन नेशनल्स, अब मैंने आपको बताना है कि अगर यहाँ पे कुछ रह तो नहीं गया, बस इन्होंने यही बताया कि आज तक कितने कितने तरह के, जैसे 10,000 श्रीलंकन मामल्स आए हैं, बांग्लादेशी 10,000 से ज़्यादा हैं, ये सब कुछ, ठीक है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक और चीज़, एक डेटा लिखा है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं कि एज ऑन December 31, 2014 द नंबर ऑफ स्टेटलेस पर्सन्स इन इंडिया वॉज 2,89,394, ओके, जिसमें से कुछ श्रीलंकन्स हैं, बांग्लादेशीज हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि रिफ्यूजीज कौन होते हैं, ठीक है। देखिए 1951 की जो कॉन्वेंशन है वो डिफाइन करती है एक रिफ्यूजी को एक ऐसा इंसान, any person who's outside his or her country of nationality or habitual residence, और उसको काफ़ी ज़्यादा डर है कि अगर वो वापस अपनी कंट्री में जाएंगे जहाँ पे वो हैबिचुअल रेजिडेंस उनकी है, वहाँ पे उनको परसिक्यूट, उनके अगेंस्ट काफ़ी हरासमेंट होगी, शायद उनकी जान को भी खतरा है। किस बेसिस पे उनके वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होती है, रिलीजन, रेस, नेशनैलिटी, या फिर वो किसी भी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप या पॉलिटिकल ओपिनियन को बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ बहुत गलत होता है उन तरह के ओपिनियंस को बरकरार रखना उस ग्रुप को बिलोंग करने की वजह से, ठीक है। तो फिर अगर ऐसा मतलब कुछ हो तो वो उनको रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है अगर वो किसी और कंट्री में भाग गए हैं। अब किन तरह के राइट्स मिलते हैं इस कन्वेंशन के तहत रिफ्यूजीज को, देखिए द राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, है ना, मतलब कभी भी उनको ऐसे इतनी बुरी सिचुएशन में नहीं एक्सपेल किया जा सकता कि अगर उनको वापस उनकी कंट्री में भेज दिया जाए तो उनके साथ इतना गलत होगा, ठीक है। और द राइट नॉट टू बी पनिश्ड फॉर इलीगल एंट्री इनटू द टेरिटरी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, अगर जैसे इंडिया में अगर इंडिया ने साइन किया होता तो इलीगल इनको पनिशमेंट नहीं मिल सकती, ठीक है, क्योंकि अगर इलीगली भी आए हैं, इनको अगर रिफ्यूजी स्टेटस यूएनएचसीआर ने दे दिया तो इनको पनिशमेंट नहीं मिल सकती कि आप इलीगली आए हो, क्योंकि अपनी जान बचा के आए हैं ये वहाँ से। और जैसे अगर हमने देखा इनको प्रिजन में डाल दिया गया, ये सब नहीं हो सकता था तब अगर हम 1951 कन्वेंशन फॉलो कर रहे होते। नाउ हैज अ कैच, यू मस्ट रिमेंबर कि ये जो कन्वेंशन है ये राइट टू वर्क, हाउसिंग, एडुकेशन, पब्लिक रिलीफ, असिस्टेंस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोर्ट्स को एक्सेस करना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन द टेरिटरी, ये भी प्रोवाइड करती है। देखिए ये कॉज ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए, जैसा कि आपको पता है अमित शाह जी ने अपने उसमें लेटर में लिखा था सारी स्टेट्स को, हमारे पास तो पहले ही रिसोर्सेज बड़े कम है, हम यहाँ के लोगों को तो हाउसिंग प्रोवाइड कर नहीं पा रहे ढंग से, एडुकेशन यहाँ के लिए तो हम सही से प्रोवाइड कर नहीं पा रहे, हम कैसे करेंगे।
तो ये राइट देना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, ठीक है। तो और भी जैसे होता है द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रीफाउलमेंट। रीफाउलमेंट क्या होता है कि आप किसी भी ऐसे इंसान को जो भाग के अपने देश से आया है और अगर बाय चांस उसके देश में अगर उसे वापस भेजेंगे तो वो मार देंगे वहाँ वाले उसको, इसे कहते हैं कि इस केस में उन्हें वापस नहीं भेजा जाएगा, ये एक क्राइम है। अगर हम 1951 वाला कन्वेंशन को अगर हम साइन कर लेते हैं और फिर हम वापस इनको भेज देते हैं, जबकि हमें पता है वहाँ पे तो म्यांमार जनता जब से आई है पिछले फरवरी से, तब से ज़्यादा और रोहिंग्यास वहाँ से भाग के आ रहे हैं, उनके ऊपर अटैक्स बढ़ गए हैं। अभी दिसंबर में लास्ट ईयर का डेटा ये कहता है, अक्टूबर में शायद, कि और 12,000 लोग वहाँ से भाग के आए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब इतने लोग वहाँ से इतने ज़्यादा परसिक्यूशन की वजह से भाग के आ रहे हैं, उनको वापस भेजना इज लाइक रीफाउंडमेंट ओनली, ठीक है। अब इंडिया ने अभी तक क्यों साइन नहीं किया 1951 का ये कॉन्वेंशन? क्योंकि वो डेफिनेशन कोई एक्सेप्ट नहीं करता था 1950s के टाइम पे, क्योंकि इस डेफिनेशन में रेफ्यूजीज का जो डिप्राइवेशन है वो, उसमें इकोनॉमिक राइट्स का डिप्राइवेशन लिखा ही नहीं था। देखिए, लेकिन मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, उस टाइम पे जो नेहरू जी की गवर्नमेंट थी उनका स्टैंड ये था कि जो डिप्राइवेशन होती है वो सिर्फ रिलीजन वगैरह इन मामलों पे थोड़ी ना होती है, पॉलिटिकल डिप्राइवेशन, सिविल डिप्राइवेशन तो आपने लिख दी कि अगर कोई भी ऐसा इंसान है वो भाग के आता तो रिफ्यूजी दे देंगे, लेकिन इकोनॉमिक डिप्राइवेशन कौन लिखेगा? वो क्यों नहीं? क्योंकि उस टाइम पे जितना भी डेवलप्ड स्टेट्स होती थी ना, उन्होंने ये सब कन्वेंशंस बनाई थी। अब डेवलप्ड स्टेट्स तो अपने अपने आप को मद्देनजर रख के बनाएंगे ना। डेवलप्ड स्टेट्स अगर लिख देंगे इकोनॉमिक डिप्राइवेशन अगर किसी का है तो वो भी रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाएगा, तो फिर डेवलप्ड स्टेट्स अपने रिसोर्सेज उन पे नहीं यूज़ करने पड़ जाएंगे जितने रिफ्यूजीज हैं, और वो नहीं चाहते थे, वो इकोनॉमिक बर्डन चाहते ही नहीं थे। तो इंडिया इस चीज़ के बहुत खिलाफ थी। इंडिया देखिए उस टाइम पे एक नई नई आज़ाद हुई छोटी सी कंट्री हुआ करती थी, जो इन तरह के जो डेवलप्ड वर्ल्ड हुआ करता था, जो खुद को बहुत समझता था उस टाइम पे, इन चीज़ों के खिलाफ थी। लेकिन आज एक और बात आप समझ लीजिए, आज हमारे साइन ना करने का भी सेम रीज़न है जो डेवलप्ड कंट्रीज का उस टाइम पे ये था, क्योंकि आज हम खुद इकोनॉमिक उनको वो नहीं दे सकते। आज हम नहीं उनके इकोनॉमिक बर्डन को झेल सकते जो अगर वो आएंगे और हमें उनको यहाँ पे रखना पड़ा तो। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी वाला आपको पता है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं। और तीसरा, हमारे पोरस और ओपन बॉर्डर्स हैं, जैसे साउथ एशियन बॉर्डर्स हैं पोरस, उसमें वो आ जा सकते हो, कोई ऐसे बहुत वो नहीं है, बैरियर्स नहीं लगे हुए, स्पेशली नेपाल भूटान के साथ तो आप देख ही सकते हैं हमारे जो जो बॉर्डर्स हैं वो पोरस हैं, ठीक है। तो आए दिन वहाँ पे अगर कुछ होगा तो ह्यूज डिप्लेसमेंट होती ही रहेगी लोगों की, तो फिर हम सबको अगर रिफ्यूजी स्टेटस देते रहेंगे तो हमारा इकोनॉमिक बर्डन बढ़ जाएगा, है ना। तो ये इन तरह के हमारे काफ़ी वो है। और एक और जो हमारा मुद्दा वो ये है कि जो कन्वेंशन है वो एडहॉक है, मतलब इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी तो है नहीं, इम्प्लीमेंट कैसे करना है इस कन्वेंशन को, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन हैं ढंग से, ये तो कुछ है नहीं, बस कन्वेंशन बना दिया। तो ये भी हमारा एक कंसर्न है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ हिट द लाइक बटन।